So today we are starting with new chapter called as this polymers. It is for 3 marks in boards, and one question is definite there in NEET or in IIT mains. It is also included in J advanced syllabus. Polymers. This is second last chapter of class 12th. Polymers. Polymers. इसके अंदर दो ग्रीक वर्ड्स हैं, पॉली और मर्स. पॉली मीन्स मैनी और मर्स का मतलब पार्ट्स, मैनी पार्ट्स. तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी इसकी. पॉलीमर्स की डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन है इसकी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज मैंने मॉलिक्यूल लिया इथीन. पॉलीथीन सबने सुना हुआ है. एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन है और इसमें पॉलीमरेशन होगी चाहे फ्री रेडिकल के थ्रू या आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू, कुछ ऐसे मान सकते हैं. ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स कम से कम होंगे, 100 से 1000 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. ये रेडिकल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल फ्री, यहाँ रेडिकल फ्री, तो कुछ ऐसा आ जाएगा. क्लियर? तो ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीथीन. इथीन से क्या बन रहा है? पॉलीथीन. ऐसे ही प्रोपीन होता तो क्या बन जाएगा? पॉलीप्रोपीन. क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये हमारा है पॉलीमर. एन की वैल्यू यहाँ पे 100 से लेकर 1000 तक हो सकती है. क्लियर? एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 100 से लेकर 1000 तक. जो ये पॉलीमर है इसका मास जो है वेरी करता है 10⁻3, 1000 से लेके 10⁻7 यानी 10 मिलियन तक. 10 मिलियन यू इसका मास ऐसे वेरी करता है 1000 से लेकर 10 मिलियन तक. ये वेरी करेगा. और इथीन से बना पॉलीथीन. इथीन क्या है यहाँ पे? मोनोमर. और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर. तो मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन. डेफिनेशन पूछ भी है बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स की डेफिनेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी. डेफिनेशन क्या है इसकी पॉलीमर्स की? पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस. क्लियर? दे आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस. हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस विच आर मेड अप from simple reactive units that are joined together by covalent bonds. Clear? That are joined together by covalent bonds. So polymers क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल है. polymers are high molecular mass substances which are formed from simple reactive units joined together in a regular covalent fashion. Clear? These are called as polymers. The process of formation of polymers from monomers इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. तो डेफिनेशन पॉलीमर्स की लिखने के बाद फिर पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे. बोर्ड में डेफिनेशन 1 मार्क में आई हुई है इसकी. तो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल रिएक्टिव यूनिट्स joined together in a regular covalent fashion. This gives polymers and the phenomena of formation of polymers is called as polymerization. तो डेफिनेशन क्लियर है यहाँ पे. फिर ये मोनोमर्स की डेफिनेशन क्या है? मोनोमर्स क्या है? These are simple reactive units which join together to form high molecular mass substances. Simple reactive units which are joined together to form high molecular mass substances are called as monomers. ये मोनोमर्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं. बेस्ट डेफिनेशन है यहाँ पे. एन की वैल्यू 100 से लेके 1000 तक हो सकती है. तो इसलिए इनका मॉलिक्यूलर मास जो है ज़्यादातर हम एवरेज में लेते हैं. जो पॉलीमर्स होते हैं इनका मास हम एवरेज लेते हैं. क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, वाई देयर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज टेकन, वाई वी टेक एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स. क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूनिट्स फिक्स नहीं है. किसी पॉलीमर में मान लिया मैंने 100 मॉलिक्यूल्स हैं इथीन के, तो किसी में 500 हैं, किसी में 600 हैं, इस तरीके से. सो इसके क्या कहते हैं, नंबर जो है फिक्स नहीं है. कंसंट्रेशन इसका वेरी करता है, हर एक लेंथ पे कंसंट्रेशन भी इसका वेरी करता है. इसलिए हम इसका क्या लेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास. देयर कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. तो नेक्स्ट है इसके अंदर. अब यहाँ पे इसमें ध्यान देना है. जैसे अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये 3 मैकेनिज्म है. बोर्ड के सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में एडवांस में पूछे हुए हैं ये, तो एक बार ध्यान दे देंगे बस सिर्फ यहाँ पे. जैसे अगर मैंने यहाँ लगा दिया कोई डिफरेंट लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, ये डोनेटिंग ग्रुप है. क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ये कौन से मैकेनिज्म से पॉलीमराइजेशन करेगा? अगर डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप होता है. ऑर्गेनिक में, जीओसी में सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कैटायनिक पॉलीमरेशन होगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इस इधर कैटायन जो बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा. कार्बोकैटायन इधर बनेगा, वो सेकेंडरी बनेगा. सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो कैटायन, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो कैटायनिक पॉलीमरेशन होगी. क्लियर? कैटायनिक पॉलीमरेशन विल टेक प्लेस. और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, जैसे CN इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CN हाईली विड्रॉइंग है.
माइनस आई इफेक्ट होता है इसका, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो विड्रॉइंग तो ये इलेक्ट्रॉन तरफ खींचेगा, नेगेटिव को ये स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस केस में एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगी, एनायनिक। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए बस। विड्रॉइंग ग्रुप तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन, डोनेटिंग ग्रुप तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ऐसा कंपाउंड है स्टाइरिन के अंदर CCH5, यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाए तो भी स्टेबल, पॉजिटिव भी आ जाए तो भी स्टेबल, और अगर रेडिकल आ जाए तो भी स्टेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि स्टाइरिन के अंदर तीनों तरीके की पॉलीमराइजेशन होंगी, चाहे वो कैटायनिक हो, एनायनिक हो या फ्री रेडिकल। कैटायनिक, एनायनिक, फ्री रेडिकल, तीनों तरीके की पॉलीमराइजेशन होगी इसके अंदर, स्टाइरिन के अंदर। तो डोनेटिंग ग्रुप तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, विड्रॉइंग ग्रुप तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन, और फिनाइल ग्रुप तो तीनों तरीके की हो जाएंगी पॉलीमराइजेशन। डोनेटिंग ग्रुप है तो कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। विड्रॉइंग ग्रुप है तो एनायन को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और इसमें तीनों तरीके की पॉलीमराइजेशन होगी। एग्जांपल है इसका स्टाइरीन। ये ध्यान रखना है, बोर्ड के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं इसके क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, पॉलीमर्स की डेफिनेशन कर लिए, मोनोमर्स की डेफिनेशन कर लिया, पॉलीमर्स हो गया, मोनोमर्स हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया। नेक्स्ट इट इज बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स। और एक क्वेश्चन बता दिया मैंने, व्हाई वी टेक एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, सॉरी बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, नाम से भी लग रहा है बायो, लाइफ। पॉलीमर्स विच कंट्रोल वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स विच कंट्रोल वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जैसे जो हमारी लाइफ के प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, कौन कौन से, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये चैप्टर में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, इन्हें हम बोलते हैं बायोपॉलीमर्स, दे आर कॉल्ड एज बायोपॉलीमर्स। तो 4 डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, और एक क्वेश्चन करवा दिया, मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, बायोपॉलीमर्स। नेक्स्ट इट इज फंक्शनैलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शनैलिटी। डेफिनेशन है एनसीईआरटी में दे रखा है, फंक्शनैलिटी। क्लियर, फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी है कितनी बाइंडिंग यूनिट्स प्रेजेंट है मोनोमर्स के अंदर। क्लियर, हाउ नंबर ऑफ बाइंडिंग यूनिट्स प्रेजेंट इन ए मोनोमर, बाइंडिंग यूनिट्स, बाइंडिंग यूनिट्स। क्लियर, नंबर ऑफ बाइंडिंग यूनिट्स प्रेजेंट इन ए मोनोमर, जिसके थ्रू डिफरेंट मोनोमर्स बाइंड करेंगे। जैसे इथीन है तो इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है ये बाइंडिंग यूनिट है, ये एक बाइंडिंग यूनिट है जिससे आगे मोनोमर जुड़ेंगे। क्लियर, दिस इज वन बाइंडिंग यूनिट। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उसी को बाइंडिंग यूनिट मानते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वही आगे पॉलीमराइजेशन चेन को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वही बाइंडिंग यूनिट है। जैसे इसकी बाइंडिंग यूनिट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड 4 NH2 NH2, तो इसमें एक ये फंक्शनल ग्रुप, एक ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी फंक्शनलिटी कितनी है 2, इसकी फंक्शनलिटी कितनी है 1, इस तरीके से। अब जैसे ये दे दिया मैंने, अगर इसमें कितने, ये भी बाइंडिंग यूनिट है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसमें फंक्शनलिटी कितनी हो जाएगी 2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा और एक ये रहा, तो इसकी फंक्शनलिटी हो गई 2। या तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ फंक्शनल प्रेजेंट इन ए मोनोमर, मोनोमर के अंदर, वो उसकी फंक्शनलिटी होगी। फंक्शनलिटी इज डिफाइंड फॉर मोनोमर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, फंक्शनलिटी बता दी यहाँ पे, आगे भी यूज करेंगे इस टर्म को। और ये जो ब्यूटा 13 डाइईन है, ये टर्म मैं कभी भी यूज करूंगा आगे, ध्यान रखना है, अगर याद रख सकते हैं तो, कि ये हमेशा रबड़ के केस में यूज होगा। ब्यूटा 13 डाइईन वाली फॉर्म रबड़ के मोनोमर्स में ही आएगी। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें। नेक्स्ट अब है ये हमारा मोनोमर, ये पॉलीमर। पॉलीमर जो है बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहेंगे इसको, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। क्लियर, पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंस करना है यहाँ पे, पॉलीमर्स और दूसरा क्या है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। पॉलीमर्स तो हैं जिनके अंदर 100 to 1000 ऑफ क्या होंगी, 100 to 1000 ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होंगी। क्लियर, रिपीटिंग यूनिट्स विच कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। और इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, मे और मे नॉट हैव, मे और मे नॉट हैव।
इट मे और मे नॉट हैव रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स, क्लियर, इट मे और मे नॉट हैव रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स। तो ये ध्यान रखना, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिख के आना है। नेक्स्ट, जितने भी पॉलीमर्स हैं, दे ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें ज़्यादा सोचने का तो है नहीं, नाम से समझ आ रहा है इसका, इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या वो पॉलीमर्स होंगे? मे और मे नॉट बी। ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स, नॉट पॉलीमर्स ऑलवेज, क्लियर। तो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स दे आर नॉट पॉलीमर्स। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आगे तो पढ़ना ही पूरा चैप्टर है इसका पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स जो है इसके एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, फिर पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे इसके आगे जाके। नाइलोन हो गया, नाइलोन 66 हो गया, नाइलोन 610 हो गया, नाइलोन 6 हो गया, पीएचबीवी हो गया। तो ये सारे क्या है? पॉलीमर्स है। और मैक्रोमोलिक्यूल एग्जाम्पल में अभी तो ये लिख देंगे, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या आ जाएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो ये इनमें डिफरेंस है, इसको स्टडी कर लेंगे। और पॉलीमर्स सबको पता है, इसके यूजेस तो बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे पॉलीमर्स के यूजेस, पॉलीथीन का यूज सबको पता है। पॉलीथीन का यूज़ हम क्या कहते हैं, कैरी बैग की तरह यूज़ करते हैं पॉलीथीन को। फिर इसके अलावा प्लास्टिक्स जो हैं वो भी पॉलीमर्स हैं। प्लास्टिक भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। चेयर्स हो गया, टेबल्स हो गया, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे जो जैसे टेफ्लॉन की कोटिंग होती है वो पॉलीमर है, टेफ्लॉन जो है वो भी पॉलीमर है। ऐसे ही जो हमारे फैब्रिक्स वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह जो होते हैं, नायलॉन के होते हैं, पॉलीस्टाइरीन के होते हैं, ये भी क्या है? पॉलीमर्स हैं। तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है पॉलीमर्स का। तो इसके अलावा अब एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी पॉलीमर्स हैं, ये बता दिए ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन आजकल हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर कहने लग गए हैं। वाई मैक्रोमोलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स नाउअडेज। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, तो प्रोटीन जो है इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड। एक एग्जांपल ले रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अल्फा अमीनो एसिड, ये अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ये अल्फा अमीनो एसिड है, RCHNH2COOH, क्लियर। ये पहले भी डिस्कस किया था, RCHNH2COH, ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। इसको R को चेंज करते जाएंगे, आगे का H रख देंगे, CH3 रख देंगे। तो इस तरह से हम इसकी डिफरेंट ग्रुप्स रखते जाएंगे और ये वेरी करता जाएगा। तो केमिकली तो क्या है? सब सिमिलर हैं। स्ट्रक्चरली क्या होंगे? अमीनो एसिड्स, जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, स्ट्रक्चरली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इसलिए प्रोटीन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्चुअली अल्फा अमीनो एसिड्स विच आर केमिकली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली दे आर नॉट सिमिलर। केमिकली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली दे आर नॉट सिमिलर। इसलिए हम इसको मानने लग गए हैं आजकल मैक्रोमोलिक्यूल, क्लियर। इसलिए इसको क्या मानने लग गए? मैक्रोमोलिक्यूल। तो ऐसे ही एग्जांपल जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक एसिड दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और वो भी क्या होते हैं? लगभग दे आर ऑलमोस्ट केमिकली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली दे आर नॉट सिमिलर। तो प्रोटीन्स का एटलीस्ट ये ध्यान रखना है, प्रोटीन्स का जो मोनोमेरिक यूनिट है वो अल्फा अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमेरिक यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर्स। इसमें मैं अपने तरीके से करवाऊंगा, इसको है एनसीईआरटी पूरा, लेकिन एक बार पढ़ेंगे होमोपॉलीमर्स, एक बार कोपॉलीमर्स, इसी के ऊपर लगभग पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स एक ही टाइप का है तो बोलेंगे होमोपॉलीमर्स। इसी को पढ़ेंगे पहले। और मोनोमर्स जो हैं दो या दो से ज़्यादा टाइप के हैं, दो टाइप के ज़्यादातर हम देखते हैं, तो बोलेंगे कोपॉलीमर। अगर एक ही टाइप के मोनोमर्स तो होमोपॉलीमर, जैसे पॉलीथीन का इथीन, पॉलीप्रोपीन का प्रोपीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का टेट्राफ्लोरोइथीन, इस तरीके से पॉलीस्टाइरीन का स्टाइरीन। तो ये क्या होंगे होमोपॉलीमर्स। और कोपॉलीमर्स जो है इसमें दो या दो से ज़्यादा, जनरली क्या होंगे? दो ही इसके मोनोमर्स होंगे, दो टाइप के मोनोमर्स होंगे। जैसे नाइलोन 66 की बात करें तो उसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन है, इस टाइप से।
तो इसमें नाइलॉन 6, इसमें एग्जांपल बहुत सारी पढ़नी है, आगे एग्जांपल आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं। नाइलॉन 6, और इसमें तो बहुत सारे हैं, पीवीसी, पीटीएफई, दोनों में ही बहुत सारे हैं, वो अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं होमोपॉलीमर्स, जिसमें क्या होंगे, एक ही टाइप के मोनोमर्स होंगे। क्लियर, इट विल बी हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। होमोपॉलीमर्स, पॉलीमर्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। डेफिनेशन क्या है इसकी, पॉलीमर्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होगी तो होमोपॉलीमर्स। ये क्लासिफाई कैसे कर रखा है इन दोनों को, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका लास्ट में करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में देखा, हम लास्ट में करेंगे इसको। तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं होमोपॉलीमर्स। क्लियर, होमोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर में पहले हम जो स्टडी करेंगे वो इथीन के ही स्टडी करेंगे, एचडीपी और एलडीपी। तो एचडीपी क्या है और एलडीपी क्या है। एचडीपी हमने स्टडी कर लिया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, कई बुक्स में एचडीपीई भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसकी डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एलडीपी की 0.92 होती है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रिपरेशन है इसकी, ये लीनियर पॉलीमर है। क्लियर, इट इज ए लीनियर पॉलीमर। तरीका मैंने भी पीछे बता दिया था। तो ये बन जाएगा होल एन मॉलिक्यूल्स दिए इथीन के, और ये क्या बन गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, पॉलीथीन। और इसमें जो इनिशिएटर होता है इसके अंदर, जो कैटलिस्ट होता है इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004 के आईआईटी के पेपर में पूछा हुआ है, बोर्ड में तो आ ही जाता है, जैसे 10 साल में 2-3 बार आ चुका है ये। तो इसका जो कैटलिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जिगलर नाटा। जिगलर नाटा, ये इसका कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा। और ये जो है हाई, इट इज यूज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज यूज टू प्रिपेयर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिगलर नाटा। इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। क्लियर, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ये इसका कंपोजिशन है। ट्राई इथाइल, ट्राई एल्काइल भी बोल सकते हैं, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, तो ये इसका कंपोजिशन है। और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको बाद में, हालांकि बोर्ड के सिलेबस में ये भी नहीं है, जिसमें मेटल का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड होगा, मेटल का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है इसमें, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। हालांकि मेटलॉइड का होता है कार्बन के साथ, तो भी मतलब कार्बन जरूर होना चाहिए। मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्लियर, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एचडीपी। और क्या कहते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ये सब कंपोजिशन है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए। टेम्परेचर 333 से 343 केल्विन, ये कंडीशन याद रखनी है, सारी पूछी जाती है। 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर, और 6 to 7 एटमॉस्फेयर, 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर की कंडीशंस, और ये इसकी डेंसिटी, ये पूरा डिटेल पता होना चाहिए। दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन विच इज ए लीनियर पॉलीमर, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ इथीन, लीनियर पॉलीमर है। तो मतलब इस तरीके से चलेंगे, इसकी पॉलीमरिक चेंज जो है कुछ ऐसे चलेंगी। तो हमें यहां दिख रहा है कि पॉलीमरिक चेंज इस तरह से चल रही है, यानी पैकिंग जो है प्रॉपर है, बिल्कुल पैकिंग प्रॉपर होती है डिफरेंट पॉलीमरिक चेंज की। इसलिए एचडीपी का जो एचडीपी की डेंसिटी तो ज्यादा आ गई, डेंसिटी ज्यादा, रो हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ T.S, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ डेंसिटी हाई होगी इसकी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होगी इस पॉलीथीन, यानी ये पॉलीथीन जल्दी फटेगी नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये कह सकते हैं। और ये यूज़ कहाँ होती है, ये यूज़ होती है हमारी बॉटल्स के अंदर, या फिर डस्टबिन बनाने में। बॉटल्स के अंदर डस्टबिन यूजेस भी आजकल पूछते हैं, तो कहाँ यूज है इसका, डस्टबिन में, बकेट्स में, डस्टबिन बकेट्स, यानी नॉर्मल पॉलीथीन जो मिलेगी वो, उसमें जैसे आप 1 किलो 2 किलो जो वेट है वो उठा सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी होगी उसमें थोड़ा ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, वो एचडीपी होती है। वो क्या होती है, एचडीपी। डस्टबिन और बकेट्स बनाने में यूज़ होता है इसका, या बॉटल्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और डेंसिटी इसकी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो दिस वाज एचडीपी। डिटेल याद रखनी है इसमें, टेम्परेचर की कंडीशन है बिल्कुल रटी होनी चाहिए, टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर की कंडीशन, डेंसिटी क्या है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट जिगलर नाटा उसका कंपोजिशन। क्लियर, और इसमें एचडीपी जो है, एचडीपी क्या लीनियर पॉलीमर है, ये क्या है लीनियर पॉलीमर है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये डिटेल पता होनी चाहिए एचडीपी के बारे में।
ये पूछी जाती हैं। जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें एटलीस्ट 5 टाइम ये रोज बना के देखोगे तब जाके ये रटेंगे, नहीं तो देखने में ईजी लगेगा लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर बनेगा नहीं स्कूल में फिर। नेक्स्ट है एलडीपी। एलडीपी बनाने के लिए एलडीपी जो है ये बनता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से। एलडीपी डेंसिटी इसकी है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे बनेगा? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से। जैसे ये मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ये जैसे मान लिया पॉलीमर की यूनिट चल रही थी, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, माइनस एच रेडिकल। एच रेडिकल जैसे ये एच है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये एच रेडिकल निकल गया, तो ये ऐसे मैंने यहाँ दिखा दिया माइनस एच रेडिकल। तो ये चीज़ आ जाएगी इसमें CH2 CH रेडिकल, CH रेडिकल है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा। अब इसमें दूसरा मॉलिक्यूल इथिन का अटैक कर देगा, जैसे ये एक मॉलिक्यूल आ गया और ब्रांचिंग कर देगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रेडिकल और रेडिकल क्या बन जाएगा? बॉन्ड। रेडिकल और रेडिकल क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ये ऐसा कुछ होगा, ये नोट कर लेंगे ढंग से इसको। रेडिकल ये रहा, रेडिकल इसके ऊपर आएगा, वो रेडिकल और ये रेडिकल क्या बना देगा? बॉन्ड। और इसका रेडिकल क्या दिखा देंगे? फ्री वैलेंसी, इस तरह से। ये रेडिकल आ गया, ये रेडिकल आ गया। अब ये रेडिकल क्या बना लेंगे? बॉन्ड। ये बॉन्ड बन गया और ये वैलेंसी हो गई फ्री। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये एरो दिखा दे, हटा देंगे। तो इस तरीके से ये बन गया, इस कुछ ऐसा बनेगा इसमें, ये बनेगा। इसमें क्या दिखा देंगे? ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग की वजह से क्या पैकिंग हो पाएगी इसमें? ये ब्रांचिंग आ गई ऐसे कुछ, तो पैकिंग तो हो नहीं पाएगी, इसलिए इसके इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एलडीपी में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी, लो, ये तीनों चीज़ें लो हो जाएंगी। डेंसिटी में दिख ही रहा है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई इसकी डेंसिटी। तो ये बना है एलडीपी और इसके अंदर ब्रांचेस आ जाती हैं। ब्रांचेस की वजह से इसके अंदर पैकिंग नहीं हो पाती है, ब्रांचेस की वजह से इट इज ए ब्रांच पॉलीमर। क्लियर? इट इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर, ये ब्रांच पॉलीमर है। ब्रांचिंग की वजह से इसमें पैकिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो, डेंसिटी लो। ये ब्रांच पॉलीमर है, वो लीनियर पॉलीमर था। डिफरेंस खुद निकाल सकते हैं इनको देख कर सबको। तो ये ब्रांच पॉलीमर है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से बना है। कैसे बना ये भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि ये कैसे बना है? बाय हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। और ये ब्रांच पॉलीमर है, इट इज ए ब्रांच पॉलीमर ऑफ इथीन। और इसके अंदर अब इसमें टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस। अच्छा, इसको बनाने के लिए एक तो ध्यान रखना है कि लो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और परऑक्साइड। और परऑक्साइड आ जाए किसी रिएक्शन के अंदर, परऑक्साइड आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, तो उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है। मैकेनिज्म कौन सा होगा इसका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा ये, अगर परऑक्साइड आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए। क्लियर? तो अब इसमें नोट करना आगे ब्रांच पॉलीमर, इसकी कंडीशंस क्या है? क्लियर? इसके बनाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? जैसे पीछे टेम्परेचर प्रेशर जो था उनसे हाई वाली कंडीशन, टेम्परेचर भी हाई, प्रेशर भी हाई। इसका टेम्परेचर भी क्या है? हाई। टेम्परेचर इसमें होता है 350 से लेकर 570 केल्विन तक, और प्रेशर होगा इसके अंदर 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर, 1500 एटमॉस्फेयर के आसपास रखते हैं इसमें प्रेशर, इतना प्रेशर। तो प्रेशर भी बहुत हाई है, टेम्परेचर भी जहाँ पे हमने खत्म किया था उसका टेम्परेचर, वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है टेम्परेचर प्रेशर। मतलब 343 पे खत्म किया था, 350 से 570 केल्विन तक इसका टेम्परेचर चाहिए होता है। 470 केल्विन के आसपास जनरली लेते हैं इसको। तो ये था एलडीपी। और ये यूज़ कहाँ होता है? यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ साल पहले मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन इसका, यूजेस इसके। ये स्क्वीज बॉटल्स में, जो बॉटल जल्दी स्क्वीज हो जाती हैं उन बॉटल्स को बनाने में, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल पाइप्स को बनाने के लिए यूज होता है इसका। फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में, जो क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट होते हैं, ये पॉलीमर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी यूज होता है इसका। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ऑफ वायर्स, वायर्स के ऊपर इंसुलेट करते हैं इनको, इंसुलेशन में भी यूज होता है। 1 2 और ये 3। स्क्वीज बॉटल्स, नॉट बॉटल्स, स्क्वीज बॉटल्स, फ्लेक्सिबल पाइप्स या इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी इनका यूज होता है। यूजेस भी देखेंगे एक बार, जितना बता रहा हूँ उसको तो करना ही है, और बाकी तुम बुक्स वगैरह से एनसीईआरटी वगैरह से जरूर चेक करना यूजेस वगैरह। यूजेस भी पूछते हैं, जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आना है बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन आना है, इस पॉलीमर की प्रिपरेशन करनी है और इसके यूजेस लिखने हैं, ये ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन है इसका। तो या फिर दे देंगे कोई पॉलीमर, इसमें कौन कौन से मोनोमर्स हैं, या इस पॉलीमर के मोनोड्स बताओ, इस टाइप से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। प्रिपरेशन तो करनी है, स्ट्रक्चर जरूर बना के देखने सारे। तो ये हमने 2 कर लिए यहाँ पे, कौन कौन से? एचडीपी और एलडीपी, और उनमें डिफरेंस बहुत सारे बता दिए मैंने, टेम्परेचर प्रेशर के बेसिस पे, कैटलिस्ट के बेसिस पे, कंडीशंस के बेसिस पे। तो इस तरह से हम डिफरेंसेस कर लेंगे। प्रिपरेशन के बेसिस पे, लीनियर पॉली स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि लीनियर है, ब्रांच्ड है, इस टाइप से
तो डिफरेंस खुद लिखेंगे इसके। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसी के टाइप के पॉलीमर, जैसे हमने लिया विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? विनाइल, दिस इज विनाइल, विनाइल ग्रुप है ये, विनाइल सी लगा दिया, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा? सबने सुना हुआ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन एन मॉलिक्यूल दिए इसके, यहाँ से फंक्शनलिटी कितनी है इसकी? 1। कार्बन का डबल बॉन्ड एक है, फंक्शनलिटी 1। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, वैलेंसी फ्री, सिंगल बॉन्ड कर देंगे इधर, CH2CH Cl होल n, होल n। तो ये बन गया ये विनाइल क्लोराइड, दिस वाज विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ये क्या बन गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यूज तो इसका पता है सबको, पीवीसी की पाइप्स आती हैं, पीवीसी की पाइप्स आती हैं, पीवीसी के शू के जो सोल होते हैं, सोल्स ऑफ शूज भी आजकल पीवीसी के बनते हैं, ऑफ शूज या पीवीसी की पाइप्स। आयरन पाइप्स को आजकल रिप्लेस कर दिया, पीवीसी की पाइप्स ज़्यादा यूज होती हैं आजकल, लाइफ ज़्यादा होती है इनकी, रस्टिंग वगैरह का कोई दिक्कत, डेंजर नहीं है इसमें। तो ये पीवीसी था, दिस वाज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये इंक्लूड होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक के अंदर। और नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, सेम चीज़ से करेंगे, बिल्कुल कोई टफ नहीं है, बिल्कुल चैप्टर ये बहुत ध्यान से करना। फंक्शनलिटीज की 1 थी। अब लिया एक्राइलोनाइट्राइल, ये है एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, एक्राइलोनाइट्राइल। ये एक्राइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक यहाँ पे C आ जाए किसका? फंक्शनल ग्रुप का, C ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो एक्राइल ग्रुप यूज होता है। तो नाइट्राइल है ये, एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। क्या है ये? एक्राइलोनाइट्राइल। तो इससे क्या बन जाएगा? PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। सुना होगा ये, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये हमारा जो है ये इसमें पहले तो पॉलीमरेशन कौन सी होगी, अगर क्वेश्चन आ जाता तो क्या कौन सी पॉलीमरेशन होगी इसमें? सिंस देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, तो एनाइनिक पॉलीमरेशन। कौन सी पॉलीमरेशन होगी इसके अंदर? एनाइनिक पॉलीमरेशन। ये बोर्ड के लिए नहीं है। अब इसका यूज, इट एक्ट्स एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, ऊन का सब्स्टिट्यूट है ये। कलर्ड जो वूल दिखता है हमें, वूल जो कलर्ड दिखता है, डेकोरेटिव दिखता है, वो उसका इसका सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। ये इसका सब्स्टिट्यूट है, यूज में आ जाएगा। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पैन, पैन इसको हम ऑरलॉन भी कहते हैं, ऑरलॉन। क्लियर, ORLON, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरलॉन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और ऑरलॉन। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ये CN लगा देंगे एक मिनट यहाँ पे, CN, ये CN जरूर दिखाना, सही ना? CH2CH CN वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। फंक्शनलिटीज की भी क्या है? 1, जहाँ से पॉलीमरेशन चेंज चल रही है, फंक्शनलिटी क्या है इसकी? 1। फिर यहाँ लगा दिया अगर हमने C6H5, C6H5, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? C6H5। इसकी भी फंक्शनलिटी कितनी है? 1। और ये क्या है? स्टाइरीन। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज, बेंजीन के ऊपर CH बॉन्ड CH2, स्टाइरीन। बेंजीन के ऊपर क्या है? CH बॉन्ड CH2, स्टाइरीन। तो ये क्या बन जाएगा इससे? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। क्लियर, पॉलीस्टाइरीन। तो ये पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन का सबने सुना हुआ है, इट इज यूज इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में यूज होता है इसका, दिस इज यूज इन फैब्रिक्स, ये फैब्रिक्स में यूज होता है पॉलीस्टाइरीन। और इसका मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें तीनों टाइप्स की पॉलीमरेशन होगी, एनायनिक, कैटायनिक और फ्री रेडिकल, तीनों, क्योंकि तीनों को यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टेबलाइज करेगा। रेडिकल आ जाए तो स्टेबल है, रेजोनेंस हो जाएगी बेंजीन से, नेगेटिव आ जाए तो बेंजीन से रेजोनेंस हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाए तो बेंजीन से रेजोनेंस हो जाएगी। तो तीनों केस में स्टेबल है, इसलिए इसके अंदर तीनों टाइप की पॉलीमरेशन होगी, और फैब्रिक्स में यूज होता है पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर CH3 आ जाए तो क्या होगा? CH3 आ गया तो प्रोपीन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉलीप्रोपीन। तो वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें आगे, नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर, जैसे हमने लिया पॉली टेट्राफ्लोरोथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। क्लियर, CF2 डबल बॉन्ड CF2, 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरोथीन, दिस इज टेट्राफ्लोरोथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोथीन। तो इससे क्या बन जाएगा? इसके एन मॉलिक्यूल्स दिए कर दो, पॉली टेट्राफ्लोरोथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोथीन, CF2 फ्लोरीन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी इसके अंदर, फ्लोरीन की परसेंटेज ज़्यादा होती है इसके अंदर,
दिस इज पॉली टेट्राफ्लोरोथीन, टेट्राफ्लोरोथीन है, पॉली लग जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं पता होता तो सिंपल पॉली वर्ड देखकर बता सकते हैं कि होमोपॉलीमर है ये। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, होमोपॉलीमर्स, क्योंकि सब में क्या है, एक ही मोनोमर है। पॉली टेट्राफ्लोरोथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोथीन। और दूसरा नाम इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन सुनते ही दिमाग में यूजेस आ जाते हैं इसके, सबने सुने होंगे इसके यूजेस, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन और टेफ्लॉन। क्लियर। और फंक्शनलिटीज की भी वन है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की कोटिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल्स पे किसी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की, सही ना। यूटेंसिल्स जो होते हैं इनमें नॉन स्टिक कोटिंग कौन सी आती है, टेफ्लॉन की आती है। तो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। और आजकल तो अगर हम फर्स्ट टाइम सर्विस करवाने जाते हैं गाड़ी की, तो उस समय भी टेफ्लॉन की कोटिंग करके देखते हैं, क्योंकि वो स्क्रैच लेस होती है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये टेट्राफ्लोरोथीन था, इससे क्या बन गया हमारा, पॉली टेट्राफ्लोरोथीन और टेफ्लॉन। कहाँ यूज होता है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में। लेकिन आजकल इसको भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें भी ना है तो ये नॉन स्टिक, लेकिन इसमें भी आजकल कुछ हार्मफुल रेज निकलती हैं इसमें, तो इसलिए इसको भी यूज़ नहीं करते। कास्ट आयरन के जो वेसल्स हैं वही यूज़ करने चाहिए। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब मैं दो जो बता रहा हूँ होमोपॉलीमर्स, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस में पूछे हुए इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे इसको, ध्यान देना। ये बोर्ड के सिलेबस में दोनों नहीं है। क्लियर। जैसे मैंने लिया अगर पॉली इथाइल एक्राइलेट, पॉली इथाइल एक्राइलेट, पीईए, पीईए, ये लिक्विड्स वगैरह में यूज होता है, लिक्विड्स में, फिल्म्स में, फिल्म की लेयर वगैरह बनानी है अगर, या फिर होस पाइपिंग्स में, यहाँ यूज होता है पीईए। क्लियर। शॉर्ट फॉर्म है इसकी पीईए। लिक्विड्स, जैसे लिक्विड्स और फिल्म्स और होस पाइपिंग। लिक्विड्स हमारा जो, जैसे कोई स्टील वगैरह ले जा रहा है तो उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं पेंट की, एक पेंट लगा देते हैं उसके ऊपर, ताकि ये आसानी से ले जा सके। और होस पाइपिंग्स तो सुना होगा सबने, जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं या फिर कार को वॉश करते हैं, तो होस पाइप जो होता है वो यूज़ करते हैं। क्लियर। लिक्विड एक तरह का पेंट है, कवरिंग जो की एक तरह का पेंट है ये, तो मतलब जैसे वुडन फिनिश देता है ज़्यादातर ये। तो अब इसका जो प्रिपरेशन है वो करना है हमें, प्रिपरेशन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये, तो ध्यान देना इसका। सही। पीईए, पहले बार एक्राइलेट बोल दिया, एक्राइलेट बोलते ही क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इस तरीके से। और जो डिफरेंट इथाइल, पॉली इथाइल एक्राइलेट है, इसका मोनोमर इथाइल एक्राइलेट, तो नीचे क्या लगा देंगे, एस्टर ग्रुप। क्लियर। दिस इज इथाइल एक्राइलेट, आईयूपीएससी से हर कोई कर लेगा इसका। इथाइल 1 2 3, इथाइल prop 2 इन 108, इथाइल prop 2 इन 108। हमेशा मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, मेरे को C डबल बॉन्ड C जो है हॉरिजॉन्टल में चाहिए, ताकि पॉलीमर बनाने में दिक्कत ना आए। अब इसमें N मॉलिक्यूल्स लिए, क्या हो जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों साइड वैलेंसी फ्री, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों साइड वैलेंसी फ्री, होल N और COO ET यानी इथाइल ग्रुप, वही C2H5, एक ही बात है, C2H5 यही चीज़ है। तो दिस इज PEA, पॉलीथाइल एक्राइलेट। यूजेस मैंने इसके बताई दिए थे, लिक्विड्स में, होस पाइपिंग में या फिल्म्स में। और नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, PMMA, इसी का डिफरेंट फॉर्म है PMMA, बोर्ड के सिलेबस में ये भी नहीं है। PMMA, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, PMMA, जिसको हम प्लेक्सी ग्लास भी कहते हैं, याद रखना, प्लेक्सी ग्लास। ऑब्जेक्टिव्स में कई बार इस वर्ड से पूछते हैं। ये सब्स्टिट्यूट यूज कैसा है, सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास, लाइट लेंस कवर्स बनते हैं ना जो, वो इसके बनते हैं। ये प्लेक्सी ग्लास है, सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास, सब्स्टिट्यूट फॉर वुल क्या था, ऑर्लोन, ये क्या है, प्लेक्सी ग्लास, PMMA। क्लियर। PMMA। अब पॉली मिथाइल मेथाक्राइलेट, ये इसका मोनोमर है, मिथाइल मेथाक्राइलेट, तो मेथा ग्रुप आते ही ये आ गया, ये हो गया मिथाइल। इसको अगर बोलेंगे क्या लेंगे, मिथाइल एक्राइलेट, और ऊपर मिथाइल लगा दिए, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल मेथा एक्राइलेट, मिथाइल मेथा एक्राइलेट। एन मॉलिक्यूल्स है इसके, इसकी भी फंक्शनलिटी कितनी होगी, 1। तो क्या होगा, यहाँ से वैलेंसी फ्री, यहाँ से वैलेंसी फ्री। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका यही होना चाहिए। अगर आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हॉरिजॉन्टली नहीं रखा तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ये, तो वहाँ पे दिक्कत भी होगी बनाने में। फास्ट करना है तो 5 टाइम जरूर बना के देखना सारे स्ट्रक्चर्स, और याद करके बनाना, देख के नहीं। COO CH3, वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री,
होल एन, तो ये बन जाएगा PMMA। ये क्या था, मिथाइल मेथाक्राइलेट, दिस वाज मिथाइल मेथाक्राइलेट, इतना पार्ट मोनोमर, पॉली लग गया तो होमोपॉलीमर बन गया PMMA। और यूज कहाँ है, सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास, इट एक्ट्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास। तो ये दोनों बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, PEA और PMMA, क्लियर, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड सिलेबस। नेक्स्ट इट इज नेक्स्ट स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना पढ़ाया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन अभी 3 जगह पढ़ेंगे, नाइलॉन आगे 3 या 4 जगह पढ़ेंगे आगे। नाइलॉन न्यूयॉर्क, लंदन, न्यूयॉर्क NY न्यूयॉर्क, LON लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन में इसकी डिस्कवरी हुई थी, नाइलॉन वर्ड यहाँ से आ गया। नाइलॉन 6, तो इसकी प्रिपरेशन जो है ये होती है हमारी कैप्रोलैक्टम से। किससे होती है, कैप्रोलैक्टम से। और इसका मोनोमर बनाते ही, मतलब अगर 50 बच्चों को दिया है तो 40 बच्चे गलत बनाएंगे इसका मोनोमर, इसलिए मोनोमर पे ध्यान देना हमेशा इसका। मोनोमर में इसके 6 कार्बन है लेकिन रिंग 7 की है। मोनोमर में 6 कार्बन है लेकिन रिंग 7 की है। तो इस तरह से बनाना है इसका मोनोमर, जैसे NH, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 काउंटिंग दे देते हैं ताकि गलती ना हो। 6 रिंग, ये क्या है, सेकेंडरी अमाइड है, सही ना, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड है ये। तो ये इसका CH2 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 CH2। अब H2 के साथ हीट करते हैं। H2O का मॉलिक्यूल इसमें एक बार हाइड्राइज करेगा, इसको यहाँ से हाइड्राइज कर देगा, एक बार ऐड होगा फिर एलिमिनेट होगा। इसमें एलिमिनेशन मानते हैं, एलिमिनेशन होता है। जितने भी होमोपॉलीमर्स पढ़े हैं ना, जितने भी होमोपॉलीमर पढ़े हैं, दे ऑल आर एडिशन पॉलीमर्स, ये ध्यान रखना है इसको छोड़ करके। इसमें वाटर एक बार ऐड होगा फिर एलिमिनेट होगा, क्योंकि बाकी सब में कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ था, इसमें वाटर एलिमिनेट भी होता बाद में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन पॉलीमर। बाकी जितने पढ़े होमोपॉलीमर्स क्या है वो एडिशन पॉलीमर्स, ये क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसमें बस यहाँ इसको देखते ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। NH इसकी वैलेंसी फ्री, NH की वैलेंसी फ्री, CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 CH2 बीच में, फिर C बॉन्ड O वैलेंसी फ्री। गलती नहीं करना बिल्कुल भी मोनोर बनाने में स्पेशली। तो ये बन गया हमारा नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्यों बोला, ये भी पूछ सकते हैं 6 क्यों बोला, क्योंकि इसके मोनोमर में 6 कार्बन है, क्योंकि इसमें नहीं, इसमें तो बहुत सारे होंगे, इसके मोनोमर में कितने कार्बन है, 6, इसलिए इसको क्या बोला, नाइलॉन 6 का पूछते हैं। Why this prefix 6 is used? Because its monomer has 6 carbon atom. Its monomer has 6 carbon atom. Clear? इसलिए नाइलॉन 6 बोलते हैं इसको। और ये सबको पता है कहाँ नाइलॉन्स कहाँ यूज होते हैं, फैब्रिक्स में तो यूज होते ही हैं, फैब्रिक्स में यूज होते हैं, रोप्स में यूज होते हैं, फैब्रिक्स में, रोप में, क्लियर, इस टाइप से यूजेज इसके आ जाएंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है, नाइलॉन के फैब्रिक जल्दी फटते नहीं है, सही ना, तो इस टाइप से इनके यूज आ जाएंगे। तो ये है नाइलॉन 6, क्लियर, नाइलॉन 6। और इसकी जो जो ये बनाया मैंने कैप्रोलैक्टम, इसका नाम याद रखना जरूर, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, क्लियर, कैप्रोलैक्टम। प्रिपरेशन भी चाहें तो देख सकते हैं इसकी, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है वो, लेकिन हाँ इसकी प्रिपरेशन वैसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस, तो एक बार मैं प्रिपरेशन जल्दी से इसकी प्रिपरेशन बता देता हूँ। ये बोर्ड के सिलेबस में है, ये जरूर करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर है, नाइलॉन 6 इसका पॉलीमर है। कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन 6, इसको, अच्छा एक दूसरा नाम और है इसका, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, परलॉन। जैसे ऑरलॉन बताया था मैंने, तो नाइलॉन 6 को परलॉन भी कहते हैं, क्लियर, परलॉन। ऑरलॉन क्या था, पॉलीक्रिल नाइट्राइड, PERLON, परलॉन। ये नाइलॉन 6 ही है, नाइलॉन 6। अब इसकी एक बार प्रिपरेशन नोट कर लेंगे, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। जैसे साइक्लोहेक्सेन लिया हमने, साइक्लोहेक्सेन का एरियल ऑक्सीडेशन किया, एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन, तो साइक्लोहेक्सेनॉन मिल जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉन मिल जाएगा। साइक्लोहेक्सेनॉन में डाला हाइड्रोक्सिलामीन, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिलामीन। तो इसका भी मैकेनिज्म होता है, एल्डिहाइड कीटोन में देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा ऊपर, साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम मिल जाएगा, ऑक्साइम OXIME, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम। ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, ये साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम। इसके बाद यहाँ से लगती है बैकमन्स रीअरेंजमेंट, H2SO4 डालेंगे यहाँ पे, और क्या लगेगी, बैकमन्स रीअरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैकमन्स रीअरेंजमेंट लगेगी, और इससे 7 नंबर की रिंग कैप्रोलैक्टम मिल जाएगा। रिंग एक्सपेंशन होती है इसके अंदर, ये इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम।
तो ये जब ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस पढ़ लेंगे तो ये अपने आप सारे हर एक स्टेप का मैकेनिज्म लिख सकते हैं तब। अभी इतना ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम, और इसमें H2O के साथ हीट कर देंगे तो क्या मिल जाता है, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 और परलोन मिल जाएगा, नाइलॉन 6 और परलोन। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। क्लियर, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब हमें स्टार्ट करना रबड़, नेचुरल रबड़, और वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी इतना पढ़ लेना, नेचुरल रबड़ और एक रह गया जो कि होमोपॉलीमर है, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको डिटेल में। यहाँ तक नोट्स बनाना 5 टाइम सारा लिखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा आगे कुछ, रटा होना चाहिए बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ओके, थैंक्स।